अभी कोविड में आपके खुद के रिलेटिव्स, इवन मैक्सिमम के तो बच्चे भी नहीं खड़े हो रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ। अभी मेरे पास एक फोन आया, ऑपरेटेड किया था मैं 20 डेज बैक, उनका स्टिच कटना है। तो मैंने कहा कि उनकी ड्रेसिंग करके मुझे उसकी फोटो भेजो। बिकॉज ऑफ कोरोना दैट पेशेंट गॉट कोरोना पॉजिटिव, उसके बेटे भी उनकी ड्रेसिंग नहीं कर रहे हैं। दे वांट कि सर आप किसी को भेज दें जिसकी ड्रेसिंग हो जाए। यानी मेरा एक कंपाउंडर उनके घर जाके उनके फादर की ड्रेसिंग कर सकता है कोरोना में, पर बेटे बट नहीं कर दे सकते। कांट ओपन एंड शो कि एक पिक्चर भेज दो। कि मैंने कहा कि अगर वुंड अच्छा है तो स्टिच 1 हफ्ते 10 दिन बाद भी कट जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर कोई जी। दिक्कत है तब तो अलग बात है, कटेगा। नोबडी नहीं किया। चलिए सर, मैं आपका ज्यादा टाइम तो बर्बाद नहीं करूंगी। आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस कर दिए थे क्वेश्चन है बनाते वक्त। आई होप यू डोंट माइंड। अरे बाप रे। नहीं मतलब बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसा ना हो बट कि वो मुझे पता ही ना हो उसका। बट द आई डाउट क्वेश्चन, ऑल दैट। 14 क्वेश्चन आई वेंट थ्रू, एंड these were basically the pointed questions. The maximum thing is covering this. But फिर भी दूसरे क्या क्वेश्चन थे वो बता ही दीजिए। तो मेरा ऐसा ना हो कि पहला वो सवाल तो ये था कि सर लोग है ना, एंड सर ये अपन हिंदी में रखते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी ही हाँ that's समझ good. पाएंगे। तो आई होप बिल्कुल सही। यू डोंट माइंड। ओके सर, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल तो ये था कि हम कोरोना वायरस के बारे में काफी न्यूज है, ये चाइना से आया, ये इटली से आया। वी कैन डिबेट कि वो कहाँ से आया। एक सेकंड, मेरा फोन बज रहा है। परफेक्ट टाइमिंग। हाँ मैं भी अपना एरोप्लेन मोड पे डाल दूँ। सर वो होते ही फिर जूम मीटिंग कट जाएगी ना? नहीं कुछ नहीं कटेगा, वाईफाई से है ना। ओके। हाँ तो सर, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपको क्या लगता है कहाँ से आया, बट आई वांट यू टू टेल मी कि कोरोना संक्षिप्त में है क्या, क्योंकि कई लोग इस वायरस को बहुत ज्यादा हवा बना रहे हैं जितना वो नहीं है, और कई लोग इसको बिल्कुल सीरियसली ही नहीं ले रहे। तो उसकी थ्रेट का सही तकाजा होना जरूरी है। पहला तो अंडरस्टैंड करें व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज कोविड-19। ये बेसिक चीज बहुत लोगों को पता भी लग गई है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना तो 1.5 साल से हमारे बीच में है। अ लॉट ऑफ पीपल अवेयर, बट अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल नॉट अवेयर कि ये एक वायरल डिजीज है। और ये वायरल डिजीज उसी फैमिली का है जिस फैमिली में हमें हर साल इन्फ्लुएंजा हुआ करता है, यानी सर्दी कॉमन कोल्ड। खांसी जुकाम जो हमें हुआ करता है। जी। लोग कहते हैं क्या हुआ भाई, सर्दी लग गई है, तो नाक बह रही है, तो गला खराश आ रहा है, गले में जलन हो रही है, खांसी कफ आ रहा है, द वायरल वन। जी। और उसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही देते थे हम लोग हर साल। और उसमें मैं तो कई पेशेंट्स जो होते थे, जो नोन होते थे, जो फिजिशियन को नहीं दिखाना चाहते थे, तो मुझसे पूछते थे एडवाइस, तो मैं दो ही चीज कहता था कि अगर मेडिसिन लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, अगर कुछ नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली उसका पूरा जो कोर्स है वो 7 दिन का रहता है। वो वायरस 7 दिन के बाद चला जाता है, जो इन्फ्लुएंजा नॉर्मली हर साल होता है, जी। नॉर्मल फ्लूज जो है। बट समटाइम कुछ में वो भी कॉम्प्लिकेशन करता है। इफ यू रिमेम्बर कि बहुत फीवर आने लगता था कुछ लोगों को, तो यू हैव टू गिव पैरासिटामोल। बहुत लोगों को कफ बहुत आता है, दे हैव टू टेक काढ़ा एंड कफ सिरप, म्यूकोलिट्स कुछ सिरप आते हैं। जी। तो ये उसी फैमिली का वायरस है। बस ये समझ लो एक लेमैन लैंग्वेज में कि वो छुट भैया वायरस है, और एक माफिया हमारे बीच में आ गया है। एंड नाउ कम as a human being, what I want to you ask me कि ये इटली से है, चाइना से है, I don't want to ask। क्यों नहीं, you have to ask। क्योंकि अगर ये वायरस जनरेटेड है ह्यूमन बीइंग, अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि चाइना से आया है। व्हाट द क्वेश्चन इन माय माइंड, मेरे दिमाग में अभी तक तो ये है कि अगर ये शुरू वुहान से हुआ था, एंड दे आर लिविंग वेरी नॉर्मल लाइफ विद इन 4-5 मंथ ऑफ दिस डिजीज, वो 5 महीने के बाद उनके स्कूल्स खुल गए, उनकी फैक्ट्रियां खुल गई, उनके मार्केट खुल गए, और अभी हमारी सारी दुनिया बंद है। और हमारे इंडिया में तो सबसे द वर्स्ट वन, हमारे वहां तो बहुत बुरा हाल है। नोबडी नोज कि कल क्या होगा, क्योंकि जितने लोग को हम लोग खो रहे हैं इस बार, क्योंकि हमारे जितने भी जानने वाले अब्रॉड में हैं, दे वर सेइंग कि जो उनकी मीडिया में शो कर रहा है एवरीथिंग इज बैड, कि भाई लोग मर ही जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन अभी तक आई डोंट नो ये पूरी दुनिया ने उठाया कि नहीं, जो इंटरनेशनल लीडर्स ने, कि दिस इज मैन मेड वायरस और रियली इट्स समथिंग पैंडेमिक। तो ये है कोविड।
थैंक यू सर। दूसरा क्वेश्चन मैं सर, ये भी स्क्रिप्ट में नहीं था एक्चुअली। क्या है, मुझे क्वेश्चनर बनाने के बाद थोड़ा रियलाइज हुआ कि ओहो मैं तो काफी कुछ मिस कर गई हूँ, तो मुझे फिर लगा। मुझे व्हाट्सएप कर दिया होता। बट सर ये मुझे अभी जस्ट 6-7 मिनट पहले ही रियलाइज हुआ है कि अरे यार ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वी कैन डू इट इन अ नेक्स्ट सेशन, अगर कुछ ऐसा हम्म। निकलता। हाँ, क्या दूसरा तो पूछना था? सर ये मुझे पूछना था कि कोविड के, आई नो आप मुझे कल भी बता चुके हैं कि हर इंसान के लिए सिम्टम्स अलग अलग हैं, बट अगर हमें फिर भी जनरलाइज करना हो तो कौन से सिम्टम्स आप बोलेंगे जिनका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें, अगर हमें डिटेक्ट करना है कि हमें हुआ है या नहीं हुआ? या अब बिल्कुल सही। सिम्टम्स लोग में अलग अलग हैं, आकांक्षा, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम्स सब में हैं। और इतने सिम्टम्स, चूंकि इट वाज अ वेरी न्यू वायरस एंड वेरी डेडली वायरस, तो डॉक्टर्स भी परेशान थे क्योंकि सिम्टम्स पे सिम्टम्स आए जा रहे थे। जैसे शुरुआत जब हुई तो साहब कोल्ड कफ के तरह ही शुरू हुआ ये, कि साहब नाक बंद है, सर्दी है, खांसी आ रही है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है। बाद में धीरे धीरे सारे सिम्टम्स और चेंज होने लगे। साहब मुझे स्मेल नहीं आ रही है, साहब मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है। और बाद में कई तो मीम्स भी आए थे कि एक्सेप्ट फ्रैक्चर एंड प्रेगनेंसी, सारे सिम्टम्स जितने होते हैं वो कोरोना में आए। पॉसिबली पॉसिबली या ये आ गया था, क्योंकि लूज मोशन को भी हुआ कि साहब पेशेंट की हिस्ट्री ली गई तो उसने बताया कि सर मुझे 3-4 दिन लूज मोशन आए, उसके बाद लूज मोशन कंट्रोल होते ही मुझे हाई ग्रेड फीवर आया, और फिर ये सारी चीजें शुरू हुई। जब हमने आरटीपीसीआर कराया वो पॉजिटिव आ गए। सो सिम्टम्स जो कॉमन है वो आकांक्षा वही है जो फ्लू के हैं। पहले पेशेंट को फीवर आएगा 2nd to 4th डे में, एंड फीवर कैन रेज अप टू 102, 103, 103, 102, 103 तक फीवर जाएगा। शिवरिंग राइगर्स पेशेंट को आ सकता है, कोल्ड जिसको कहते हैं। टेम्परेचर नॉर्मली पैरासीटामोल से डाउन होगा, लेकिन 1-2 दिन कई बार बहुत डाउन नहीं होता है। लेकिन वो अपने से वो फीवर उतरता नहीं है, जैसे नॉर्मली मलेरिया में होता है, मॉर्निंग में आया इवनिंग में उतर गया, इवनिंग में आया मॉर्निंग में उतर गया। वो रेगुलर रहेगा। यू हैव टू टेक सम मेडिकेशन। जब 4-5 दिन फीवर के बाद जब फीवर खत्म होने लग जाता है, मे बी यू हैव दिस द सेकंड क्वेश्चन हाउ इट वर्क, बट लेट मी डू इन दिस क्वेश्चन ओनली। जो टॉक्सिन रिलीज करता है जब हम कोविड के संपर्क में आते हैं, तो जो 2nd to 4th डे वो अपने टॉक्सिन रिलीज करता है और मल्टीप्लाई होने लगता है हमारी बॉडी में। बिकॉज ये पता ही होगा कि ये हमारे नेजल या माउथ के थ्रू ही एंट्री करता है, हमारे स्किन के थ्रू नहीं एंट्री करता है। तो जब मल्टीप्लाई करने लगता है तो ये टॉक्सिन छोड़ता है अपना, और वो टॉक्सिन हमारी बॉडी को रिएक्ट करके फीवर पैदा करता है। जब हमारी बॉडी रजिस्ट करती है उसको तो वी फील फीवर। फिर जब इनके मल्टीप्लीकेशन हमारे नेजल, लेजोफेरिंक्स और चेस्ट पे आ जाते हैं, तब फिर हमें जब 4-5 दिन के बाद इनका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है, तब हमें कफ आना शुरू कर देता है कि हमारे लंग्स में कहीं ना कहीं इन्होंने आक्रमण कर रखा है और हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है, और फिर हमें इरिटेबल कफ आनी शुरू हो जाती है। और अगर वो लंग्स का डैमेज ज्यादा है तो फिर हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, क्योंकि लंग्स को ही ऑक्सीजन लेना है और बॉडी को देना है। तो इस टाइम तक कितने दिन बीत चुके होते हैं सर, जब तक ये कफ वाली सिचुएशन आ जाती है? नॉर्मली फीवर नॉर्मलाइज होने लगता है और आपको ये कफ के सिम्टम साथ ही साथ शुरू हो सकते हैं, या हो सकता है फीवर आपका 5वां दिन खत्म हो गया उसके बाद स्टार्ट हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन लंग्स में कितना इंडल्ज हो चुका है ये हाँ, वायरस। अब जैसे कोई एस्थमेटिक है, उनको अर्ली शुरू हो जाएगा। कोई बुजुर्ग है, उनको भी ये सिम्टम्स पहले मिल जाएंगे। यंग्स हैं तो उनका थोड़ा रेजिस्टेंस पावर ज्यादा रहता है। इट विल टेक अ लिटिल बिट 6-7 डेज के बाद ये सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। ओके सर, तो वन थिंग जो आपने मेंशन की कि ये एक्चुअली वायरस जो है फीवर आता है, एंड फीवर को पैरासिटामोल से हम डाइल्यूट कर सकते हैं, बट जैसे कि मैं समझ रही हूँ कुछ डॉक्टर्स स्ट्रिक्टली मना कर रहे हैं कि पैरासिटामोल तो बिल्कुल नहीं लेना इस केस में, तो वो क्यों हो रहा है? वायरस का आकांक्षा कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी भी। सो सॉल्व हियर ऑन व्हाट इज हैपनिंग। जो अभी 1-1.5 साल में हमने निकाला है और हमने मेडिकल फेटर्निटी ने देखा है, 90% पेशेंट्स जो सपोज करो कि 100% लोग इन्फेक्टेड हैं आज के डेट में,
जिसमें से 90% प्लस पेशेंट्स को, 94 आई थिंक, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। हो क्या रहा है कि जिसको भी कफ फीवर आ रहा है वो पैनिक हो जा रहा है, बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट। नॉर्मली होता ये है कि अगर मैं और सपोज करो कि ठीक है उनको कोरोना पॉजिटिव ही वो हो गए हैं और उनको दूसरे तीसरे दिन फीवर आना शुरू हो रहा है। फीवर आने के बाद फिर उन्हें लगा फीवर तो मेरा लो डाउन हो गया, फिर उन्हें कफ आना शुरू हो रहा है। नॉर्मली अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव हो सकते हो बट इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है, यू गेट आइसोलेटेड इन योर हाउस, टेक लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत पीना है आपको, लिक्विड पे ज्यादा रहना है बिकॉज पूरी बॉडी में लिक्विडिफिकेशन रहे। सेकेंडली आपको कोल्ड चीजों से थोड़ा अवॉइड करना है, जो नॉर्मली होता है ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ये लेना, वो अवॉइड करना होता है जैसे नॉर्मल फ्लू में। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक मतलब चूंकि मुझे वायरस का तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है, तो जब मुझे फीवर है तो आई हैव टू टेक द पैरासिटामोल, एंड देयर इज ओनली वन मेडिसिन व्हिच इज द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड इज पैरासिटामोल। कि साहब हमने पैरासिटामोल लिया, फीवर कम हो गया। ज्यादा उसके बाद भी अगर फीवर है तो जो हम कोल्ड स्पॉन्जिंग करते हैं, जो ठंडे पानी की पट्टी करते हैं, बिल्कुल करना है, वो वैसे ही करना है। बट ध्यान रहे कि अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो वो मास्क और प्रॉपर इस दिमाग में रहे कि ये हमारा प्रोटेक्टेड हो, कि हमारा जो भी अपना ओन है वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। अब हो ये रहा है कि 3-4 दिन के बाद फिर हो रहा है कि भाई जांच करा लेते हैं आरटीपीसीआर, और सपोज आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ जा रहा है। नॉर्मली ये पेशेंट घर में रहे, 5-7 दिन आइसोलेशन में रहे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब फीवर है तो पैरासिटामोल ले लिया, कफ है तो कफ सिरप या काढ़ा ले लिया, गर्म चाय, अदरक वाली चाय ले ली, शहद और अदरक ले लिया, और वो 7-8 दिन के बाद ये सारे सिम्टम खत्म हो जाते हैं, फिर ही बिकम नॉर्मल। हो ये रहा है कि अब आपने करा ली आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आते ही तो आप तो सेलिब्रिटी हो गए, और आपको आपके फ्रेंड, पड़ोसी, रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों ने सालों से आपकी शक्ल ना देखी हो, उन सबको तरफ से गेट वेल सून के मैसेज आने लगते हैं, और सब अपने एक्सपीरियंस बताने लग जाते हैं कि हमारे पड़ोस में थे, उनके चाचा, काका, मामा को क्या हुआ था, फिर कैसे ठीक हुआ, और उनके तो बचे ही नहीं, और आप पैनिक होने लगते हैं। तो आप जब पैनिक होने लग जाते हैं तो आप डीप ब्रेथ करने लगते हैं, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है, और जैसे ही ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है वैसे ही आप अपना SpO2 नापना चाहते हैं, जो 1 साल के पहले किसी को पता भी नहीं था, नॉन मेडिकोज को, कि साहब SpO2 होता क्या है। तो दैट इज सैचुरेशन पर ऑक्सीजन है, तो वो आप देखने लग जाते हैं। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि साहब ये छोटी सी जो मशीन है, इससे प्रॉपरली SpO2 नापा कैसे जाता है, और अगर वो गलती से 80 जी, मेरा ऑक्सीमीटर कैसे करें यूज, क्योंकि कर सब रहे हैं, आता किसी को नहीं है। हाँ, तो पता लगता है कि साहब मेरा ऑक्सीजन 90 दिखा रहा है, तो वो उसका बेटा परेशान हो गया, अगर मम्मी को है उसके, कि सैचुरेशन बहुत कम है। फिर उसने अपने फैमिली फिजिशियन को कॉल किया कि सब बहुत अभी पैनिक सिचुएशन है, मदर को था, हम लोगों ने नहीं सोचा। उसमें उसकी मदर और पैनिक हो जाती कि मेरे सारे बच्चे पैनिक है, मेरा तो ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, अब मैं मरने वाली हूँ। और व्हेन यू विल गेट सो मच पैनिक, आपका ऑक्सीजन लेवल तो ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा, यू विल गो मोर डीपर। तो बिकॉज ऑफ एंजाइटी वो आपको और ब्रेथलेसनेस होने लग रही है, और आपका ऑक्सीजन लेवल और घटने लग रहा है। तो पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर कि 94% पेशेंट्स को हॉस्पिटल की शक्ल देखने की भी जरूरत नहीं है। जी सर। Only 6% आकांक्षा पेशेंट who require really hospitalization, और अगर ये 6% हो जाएं तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के बेड्स खाली हो जाएंगे, पूरे खाली हो जाएंगे, जो अभी ओवरलोडेड है। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट वो पैनिकी हो रहा है और लोग लेके भाग रहे। जी सर। ये काला बाजारी, ये सब सारी चीजें इसलिए हो रही है ना कि डिमांड बहुत हो गई। अब जैसे बहुत लोग मुझे जानने वाले हैं, दे आर सेइंग कि सर क्या मुझे ऑक्सीजन का 2 सिलेंडर मिल जाएगा, मैं क्या हुआ, घर में किसी को प्रॉब्लम है, बताओ, मैं आई विल हेल्प, कि क्या करना है, व्हाट इज द सिचुएशन। कि नहीं सर, हमें मतलब फ्यूचर के लिए रखना, कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो अगर आप अपने घर में ऐसी सारी चीजों को ब्लॉक कर लेंगे अननेसेसरी, तो मार्केट में वो कहाँ रहेगी। करेक्ट।
हाँ, तो मार्केट में वो दिख ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली वही हो रहा है। और हॉस्पिटल में जो मैं बता रहा हूँ 6% लोग को जरूरत है, वो ये रहा कि जिनका ट्रीटमेंट घर पे ही हो सकता था, वो भी बेड लेके छिकाए पड़े हुए। तो जो बेड एक रियली जरूरतमंद को होना चाहिए था, उसको तो वो बेड मिल नहीं रहा है। आई इवन रिकमेंडेड वन ऑफ माई सीनियर वेरी क्लोज टू और फैमिली फ्रेंड, उन्हें हुआ और वो एक बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ हॉस्पिटल, वहां पे वो टाइमली चले गए, थैंक गॉड, नहीं तो शायद उनको भी बेड नहीं मिला होता, वो कार्डियक एलिमेंट भी है उनके साथ। उसके बाद उनके 2 हफ्ते हो गए, नाउ ही इज फिट एंड फाइन, उनका सारा जो अप लेवल था वो डाउन हो गया, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उनके लंग में कुछ डैमेज दे गया है ये वायरस। तो अभी वो ऑक्सीजन पे है, वो भी नॉर्मल 3-4 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और उनका ऑक्सीजन सिचुएशन 95-96 रह रहा है। ऑक्सीजन बंद करने में थोड़े वो डाउन आ रहे हैं, 90 के नीचे आ रहे हैं। लेकिन वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि प्लीज टेक योर पेशेंट, अब बाकी हमें जो और सीरियस पेशेंट है उनको इन करने दीजिए। तो मैंने बोला भी, मेरी बात हुई, मैंने कहा डोंट बी ग्रीडी कि ये मैं इस हॉस्पिटल में मैं तब तक एडमिट रहूं जब तक कि मैं दौड़ने ना लग जाऊं। हम कहा सही बात है, नाउ यू आर स्टेबल और ऑक्सीजन का हम लोग अरेंज करेंगे और 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी टाइम लगेगा, यू आर फाइन, रेस्ट करना ही है। देन कि उस हॉस्पिटल का एक बेड तो खाली हो एक जरूरतमंद के लिए। जी। अभी तो आई थिंक दिल्ली में एडवांस बुकिंग चल रही है रूम्स की, किसी ने मुझे इन्फॉर्म किया बहुत था। चीजें एग्जैक्टली बहुत चीजें चल रही हैं, वेटिंग में हैं। कई अच्छे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके बाहर 20-20, 30-30 एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, जी सर। और दे ऑल आर वेटिंग कि कोई एक वैकेंट हो। इतना बुरा टाइम आ गया कि एक इंसान वेट ये कर रहा है कि कोई पेशेंट ठीक होगा, वो तो बहुत टाइम लगेगा, कि कोई डेथ करेगा और वो सीट, वो बेड खाली होगी। सर इससे मुझे क्वेश्चन याद आया, अभी आई थिंक मैंने आपको शेयर किया था या नहीं पता नहीं, एक नया वेरिएंट बता रहे हैं वायरस का, बंगाल वेरिएंट। हाँ, अथॉरिटीज यही कह रही हैं कि है तो ये कोरोना वायरस, बट ये म्यूटेट हो गया। व्हाट इज म्यूटेट? उसने अपनी शक्ल बदल ली है। तो जैसे कोई कोई माफिया होता है और वो मल्टी कंट्री में उसकी फोटोज लग जाती है, एयरपोर्ट पे लग जाती है कि भैया ये आएगा, इसे पकड़ लेना। सो और वो एकदम हिंदी फिल्मों की तरह है, उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली साहब और वो एयरपोर्ट को क्रॉस कर गया और उसको कोई पकड़ नहीं पाया। तो ये म्यूटेशन उसी को कहते हैं कि वायरस इज द सेम, बस उसने अपना कवर चेंज कर लिया है, बट इट इज मोर इन्फेक्शियस ऑल्सो। जैसे जो पहले वाला कोरोना था वो ड्रॉपलेट से हो रहा था, यानी हमारी छींक, हमारे बातचीत करने में निकलने वाले वेपर से, यानी ये ड्रॉपलेट जो हम इंसान टू इंसान निकलता है, और वो 6 गज से ज्यादा दूर नहीं जाता, 6 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता है। मैं कितना भी छींक लूं, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। डिस्टेंस फैक्टर था उसमें। हाँ, तो वो 6 फीट से ज्यादा नहीं जाता, 2 गज से ज्यादा दूर नहीं जाता है। लेकिन ये जो है वो कह रहे हैं कि ये एयरबॉर्न है, मतलब ये हवा में ट्रेवल कर रहा है। हो सकता है कि इसका वेट और ज्यादा कम हो, हल्का हो, कि ये, और अभी ये जो मौसम है, आई डोंट नो व्हाट्स अबाउट जयपुर, जैसे अभी हमारे यूपी में और इस साइड में अभी बहुत हवा चलती है, पूर्वा हवा चलती है, आंधियां चलती है सर हमारे यहाँ भी। हाँ, जिसे लू कहते हैं बेसिकली, कि गर्मियों में लू शुरू हो गया है, रेगिस्तान से ही तो चलती है सर हवा भी तेज चल जी एग्जैक्टली हवा भी तेज चल रही है। ये जो नया म्यूटेंट वायरस बता रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि साहब एयरबॉर्न है, हो सकता है ज्यादा हल्का हो। तो सही बात है कि कल हो रहा था कि हम आप सामने की दूरी हमारी 6 फीट से ज्यादा है, तो इफ यू और मी एनीबडी इज पॉजिटिव, तो मैं उतने दूर तक आपको दे नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर ये एयरबॉर्न है, मतलब एयर में ट्रेवल भी कर रहा है, तो पता लगा एक बंदा इन्फेक्टेड अभी निकल के गया है 10 मिनट पहले, और 10 मिनट बाद वो एयर में है, और वो आप उधर से गुजरे और आपको हो गया। तो ये अथॉरिटीज कह रही हैं कि या इट्स द कोरोना बट म्यूटेटेड वन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था कि जैसे अभी ऑल ओवर कंट्री वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हॉस्पिटल बेड्स बेसिक जो चीज है, तो अगर किसी सिचुएशन में मान लीजिए पेशेंट, अब ऑब्वियसली कितना क्रिटिकल है वो सब पे डिपेंड करेगा, अलग अलग होगा, पर अगर हॉस्पिटल बेड अरेंज नहीं कर पाता है तो वो पेशेंट अपने घर में क्या कर सकता है जिससे थोड़ी प्रॉब्लम टल सके? बिकॉज आई नो कुछ सिचुएशन में हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, बट एटलीस्ट उसको टालना भी इम्पोर्टेंट है ना। एक पहले बताया कि ये जो कोलैप्स हो रहा है सिस्टम, एक्चुअली हमारे इंडिया में पर 1000 जितने डॉक्टर्स होने चाहिए, वो रेशियो अभी बहुत कम है। वी हैव वेरी लेस डॉक्टर्स,
पॉपुलेशन के हिसाब से। मेडिकल फैसिलिटी हमारे वहाँ बहुत है, बट इट इज लेसर अगर आप कंपेयर करते हो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, जैसे अमेरिका, यूरोप कंट्रीज में है, अगर कंपेयर करते हो वहाँ पे पर 1000 के हिसाब से जो फैसिलिटीज है मेडिकल की नहीं है। बट यू रिमेम्बर लास्ट टाइम इटली के भी कोई हॉस्पिटल्स नहीं बचे थे जिनका वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी है। करेक्ट, अमेरिका की हालत बहुत बुरी थी। राइट। तो ये कोलैप्स किसी का हो सकता है। इस बार हुआ ये कि हमारी चूंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, वी आर नियरली सेकेंड बिकॉज वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट इन ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ पैनिक, बिकॉज ऑफ this social media showing so much of negativity, people are not following the norms, only lockdown is the option। भाई आप भी कुछ कर लीजिए ना, ये मास्क लगाना, दूर रहना, फालतू जगहों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लोग शादियां कर रहे हैं, भैया शादी कर लेना, कोरोना जाएगा तो इतनी भी जल्दी क्या है। और उसमें वो बुला रहे हैं गेस्ट को भी, और गेस्ट भी जा रहे हैं। भगवान ना करे वो कोविड हो, लेकिन आप लेके चलिए साहब, हो सकता है मुझे कोविड है, क्योंकि मैं लेके चल रहा हूँ कि सबको हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी इसी से बनेगी, बिकॉज ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, इट्स अ कम्युनिटी स्प्रेड, जब फैलने लग जाए पूरे एक उसमें। तो लेकिन ये चीज नॉर्मल फ्लू की तरह आए और गुजर जाए, ये इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो एंटीबॉडी आपकी नेचुरली बॉडी बना लेगी उस इम्यूनिटी को क्रॉस करके, दैट विल बी बेस्ट, दैट विल बी बेटर देन एनी वैक्सीन इवन। सो अगर कोई घर में है जिसको सेकेंड थर्ड डे से फीवर आने लग गया, फीवर 4-5 दिन रहा, इट्स गोइंग टू बी हाई, तो सबसे पहला काम ये करिए, कुछ पैनिक ना करिए ना, उसके ऊपर ना। कई जगह तो ये देखा जा रहा है कि फैमिली वाले उस बंदे पे बहुत नाराज होने लग जा रहे हैं, मना किया था तुमने, यहाँ चले गए थे, और ये है तुम ले आए, ऑलरेडी बेचारा परेशान है, सबको मार दोगे, उससे और हाँ, परेशान तो कर दो। यही बता रहा हूँ ना, ये पैनिक की वजह से लोग ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं। आप उसके साथ बहुत सिंपैथी से कि चलो आ गया है, हो सकता है कोरोना हो, उसको एक घर का कोई एक कमरा जो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो बाकियों से, वेंटिलेशन उसमें हो आउटसाइड से तो और अच्छा है, इट्स बेटर कि वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए उस पेशेंट का। उनको लिक्विड बहुत दीजिए आप, जो बंदा उनके केयर में है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मस्ट हैव मास्क होल द टाइम। जो क्योंकि पेशेंट मास्क लगाए, नॉर्मली हो ये रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाकी घर में तो कोई मास्क ना लगाए, जो पेशेंट है वो मास्क लगाए। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर जिस पेशेंट को सांस की प्रॉब्लम हो रही है उसमें से उसको आपने मास्क लगा लिया और उसको SpO2 भी आपने नापने के लिए एक लगा रखा है ऑक्सीमीटर, तो वो कमी दिखाएगा। तो लेट हिम ब्रीथ इन अ क्लोज रूम विथ ओपन वेंटिलेशन आउटसाइड विंडो, लेट हिम ब्रीथ। बाकी घर के लोग मास्क लगाएं जो अभी इन्फेक्टेड नहीं है, बाकी लोग लगाएं जो 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 2 हैं, जो भी है, लेट हिम ब्रीथ, क्योंकि ब्रीदिंग उसे प्रॉब्लम ना है। फीवर है, यू बेसिक मेडिसिन है, अगर आपका फैमिली डॉक्टर कोई हो तो कंसल्ट करिए। अभी बहुत बिजी है सारे डॉक्टर्स, हो सकता है आपका संपर्क ना हो पा रहा हो, आप अपने कोई भी लोकल से मेडिकल स्टोर पे जाके, सब स्टोर्स को आज को पता है कि बेसिक 4-5 दवाएं क्या देनी है, वो आप लेके आइए, सारे स्टोर वालों को पता है। पैरासिटामोल बिल्कुल देना है, फीवर आ रहा है 3 टाइम 4 टाइम वो ले सकते हैं, इट्स वेरी सेफेस्ट ड्रग टिल डेट। उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में दी जाती है नॉर्मल कफ कोल्ड में, इट मे बी एजिथ्रोमाइसिन, इट मे बी डॉक्सीसाइक्लिन। विटामिन सी टैबलेट के रूप में भी दे सकते हैं, और या तो अगर आप, हाँ, और सिट्रस फ्रूट लेमन में मिलेगा वो आप दे सकते हैं। लेमन आप उसको गर्मी आ गया शिकंजी बना के मत दो, उसको आप ल्यूक वार्म वाटर में दो, गुनगुने पानी में दो, उससे ठंडे पानी में शिकंजी बना के ना दो। कई बार कफ आता है, लोग सिट्रस फ्रूट नहीं लेते हैं, बट देना चाहिए, फ्रूट लेने में नहीं। दही नॉर्मली अवॉइड करते हैं, तो दही अवॉइड कराइए। लिक्विड फूड उसको ज्यादा दीजिए। तो ये सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट हो गया, ये पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, एनी कफ सिरप, अगर कफ सिरप नहीं सूट करता है तो काढ़ा, होममेड रेमेडीज, कुछ आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी मेडिसिन हैं, वो भी आप ले सकते हो, दैट ऑल सिम्टोमेटिक। पेशेंट को 4th और 5th डे पे आकांक्षा फीवर आना लगभग खत्म या कम हो जाएगा, 9900 है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोविड इस बीच में करा रखे हैं या होम पे आके या ले जाके पॉजिटिव है, फिर भी पैनिक ना होइए, आपको हॉस्पिटल की अभी भी जरूरत नहीं है।
पल्स ऑक्सीमीटर जो 500-700 रुपए का मिलता था अभी 3000 में भी नहीं मिल रहा है। आप उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो अभी शायद उस क्वेश्चन पे आओगे तो मैं उसके डिटेल्स बताऊं, क्योंकि वो 3000 रुपए में आपको वो सही मॉनिटर मिल रहा है या नहीं, ये भी, इसके भी कई वीडियोस वायरल हुए हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर पेंसिल का भी SpO2 बता रहा है। Oh, और कई वीडियोस right. वायरल हुए थे जब पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर में लगाया और वो दिखा रहा है 96 सैचुरेशन, 78 पल्स, फिर निकाल के उसको एक पेन या पेंसिल में लगा दिया, उसका भी वो ऑक्सीजन लेवल और पल्स बता रहा है। तो मीन्स इट्स नॉट वर्किंग। तो पता लगा कि साहब Right. कहीं नहीं मिल रहा था और मुझे ये मिल गया, वो लेके आ गया, और हकीकत में ऑक्सीजन का सिचुएशन आपका 90 प्लस और वो दिखा रहा है 80 प्लस। तो आप तो उसमें भी पैनिक हो जाएगा, भैया ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जबकि रियली नहीं। और वो पेशेंट भी पैनिक हो जा रहा है कि अरे भाई मेरा तो ऑक्सीजन गिर रहा है, मेरी तो सांसें नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ एंजाइटी उसका ब्रेथलेसनेस बढ़ रही है और उसका ऑक्सीजन लेवल रियली में डाउन होने लग जाए। सो दैट्स इट। और बिलीव मी, 7 से 14 दिन में पेशेंट का एक्सेप्ट सम कफ इरिटेशन इन थ्रोट के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा, और 3 वीक्स के बाद आपका वो Dear1 एकदम फिट रहेगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जो उनके साथ एसोसिएटेड डिजीज है, जैसे कि कोई डायबिटिक है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, वो दवाएं बंद कर दे रहे हैं। डोंट स्टॉप एनी मेडिसिन। जो दवाएं उनकी चलती थी पहले से क्रॉनिक डिजीज की, चाहे वो हार्ट की रही हो या लंग की रही हो, किडनी की रही हो, डायबिटिक की रही हो, ब्लड प्रेशर, कंटिन्यू ऑल द मेडिसिन एट द सेम टाइम, डोंट स्टॉप। हो ये रहा कि आप वो मेडिसिन बंद कर रहे हैं, इसकी दवाएं खोज रहे हैं, जबकि इसकी कोई दवा नहीं है, सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन है, एंड यू हैव टू वेट फॉर 7 to 14 days कि ये खत्म। तब तक पता लग रहा है कि साहब उनकी बाकी बीमारियां इतनी बढ़ गई कि उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ रहा है। करेक्ट। कि भाई वो अगर उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी तो यूरिया क्रिएटिनिन इतना बढ़ गया कि उनकी सांसें वैसे ही फूलने लग गई। हार्ट वाले पेशेंट की वैसे ही सांस फूलती है। तो ये सारे लोग की वो मेडिसिन प्लीज बंद ना करें, वो दवाएं चलने दे। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर कंसल्टिंग ऑन फोन, मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो एटलीस्ट यही कर रहा हूं, आप उनसे कंसल्ट कर लें कि साहब हमारे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं या लग रहा है पॉजिटिव हैं, उनकी ये मेडिसिन आपके वहां से चलती थी और ये प्रॉब्लम थी, वो मेडिसिन हमें कंटिन्यू रखना है कि नहीं, या कौन सी मेडिसिन हमको विड्रॉ फिलहाल करना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगी, ये थोड़ा आई थिंक आई डोंट नो अगर इसका कोई डेफिनेटिव आंसर है या नहीं है, बट ये काफी लोग जानना चाहते हैं कि व्हेन डज द इन्फेक्शन पीक। कोरोना का जो पूरा टाइम साइकिल है उसमें वो सबसे ज्यादा हावी कौन से दिनों पे होता है? इसका कोई डेफिनेट आंसर है क्या सर? सही कह रहे हो कि इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं, बट जो साइकिल वायरस का अभी तक देखा गया है इंक्लूडिंग कोविड का, फर्स्ट की ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं कि ये वायरस आया, तो एक वायरस जो कोविड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक वायरस हमारी बॉडी का इतना एसिड ऐसी नहीं कर रहा है, ये आने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है जी। ये अपने बच्चे दे रहा था, मतलब ये इसके शेल खुल रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। हो रहा है कई लोगों को कि साहब कोविड पॉजिटिव थे लेकिन उनको तो कोई सिम्टम ही नहीं आया। उसकी वजह ये हो सकती है कि साहब आपके बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाया, नहीं दिया, राइट, आपने वही रोक लिया। तो ये कई फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी इसलिए नहीं हुआ। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर विद इट। तो नॉर्मली सेकंड से फोर्थ डे में आपको फीवर आएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है उसका। और क्यों फीवर आता है मैंने फिर बता, आकांक्षा रिपीट कर रहा हूँ, उसके टॉक्सिन से, उसका जो मल्टीप्लिकेशन से जो उसकी फ्लूइड निकल रहे हैं, जो बॉडी के लिए तो अजूबा है कि भाई ये क्या चीज है, बॉडी रिएक्ट करती है और हमें फीवर आता है। और फीवर जब आएगा तो मैक्सिमम लोगों को तुरंत कफ नहीं आ रहा क्योंकि फीवर आते ही वो आपके लंग्स को डैमेज नहीं कर दे रहा है, अनलेस अनटिल के मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा हो गया या आप पहले से ही अस्थमैटिक थे या लंग के पेशेंट थे या कमजोर थे। सो 5th to 7th डे आप देखोगे कि वो ग्राफ ऑफ फीवर डाउन आने लगेगा और इंक्यूबेशन पीरियड खत्म होने लगेगा, तो फीवर टॉक्सिन बनना बंद हो गया और आपका लेवल ऑफ फीवर कम होने लगेगा। लेकिन बाद की जो कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं, कई लोग फिर लापरवाह भी हो जा रहे हैं कि जो वीक के बाद कई लोगों में देखा गया कि साहब आपको बहुत कफ आ रहा है, इरिटेटिंग कफ है, गले में खराश है,
सांस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो सोच लेते हैं शायद मैं नॉर्मल हो गया हूँ, और या वो फीवर का टाइम खत्म होते होते वो समझ जाते मुझे कोविड है, तो पैनिक ज्यादा होने लगते हो, या मेडिसिन पे कुछ हो जो आपने बंद कर दी है, तो 5-7 दिन में वो एसोसिएटेड डिजीज की वजह से आपको दिक्कत होने लग गई हो। जैसे मैंने बताया ना कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्होंने 7 दिन दवा खत्म छोड़ दी और केवल अपने कोविड पे ध्यान देने लग गए, तो 7 दिन में उन दवाओं का असर खत्म हो रहा है, तो वो भी तो अपना साइड इफेक्ट दिखा रही है कि साहब अम्मा जी को सांस फूलने लगी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड सांस फूलने लग गई, उन्होंने वो जो दवाएं बंद कर दी थी उसकी वजह से फूलने लग गई। करेक्ट। जैसे हमारे पास एक नोन थे, उनका फोन आया कि साहब माता जी को फीवर हुआ, कफ हुआ। मैंने कहा मान लो कोविड हो ही गया, कि वो बहुत बेहतर है, फीवर वूवर नहीं आ रहा है, उनकी सांसें बहुत फूल रही है, 2 कदम भी नहीं चल पा रही है। कफ हो रहा है? नहीं, कफ नहीं हो रहा है। गले में खराश है? नहीं। स्मेल आ रही है? हाँ साहब। हुआ ये कि वो किडनी की पेशेंट थी, पॉलीसिस्टिक किडनी थी उनकी, और वो ब्लड प्रेशर की भी दवा लेती थी। तो बॉडी में स्वेलिंग ना आए तो एक दवा आती है डाययूरेटिक्स, लैसिक्स कहते हैं उसे, जो बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालता रहता है, जिनका यूरिन आउटपुट कम रहता है। उन्होंने 10 दिनों से वो लैसिक्स लेना बंद कर दिया था। क्यों? अम्मा जी ने इसलिए बंद कर दिया था कि मतलब मेरी तबीयत खराब है, मुझे कोरोना हुआ है और उसमें मुझे बार बार यूरेनल जाना पड़ेगा, तो ये दवा भैया बंद कर दो, आराम से लेटे रहो, क्योंकि कमजोरी बहुत आ गई है। तो सही बात है, फीवर जब आपको होता है तो कमजोरी तो वैसे ही आ जाती है, जब आप खा नहीं रहे हो, भूख नहीं लग रही है। और बिकॉज ऑफ दैट लैजिक्स उनके फ्लूइड इकट्ठे होने लग गए थे लंग्स में और बॉडी में, और उन्हें सांस नहीं। जैसे ही उन लोगों ने लैजिक्स शुरू किया, तीसरे दिन ही अम्मा उनकी खड़ी हो गई, यानी देयर वाज नथिंग टू डू विद कोरोना, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थी। So would you say that in a way day 5 के बाद थोड़ा क्रिटिकल फेज आता है, जब पेशेंट्स को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए? नहीं नहीं, क्रिटिकल फेज आता नहीं है आकांक्षा, मतलब आफ्टर 5th डे जब फीवर, क्योंकि पैनिक तो आदमी फीवर के टाइम होता है, क्योंकि फीवर एक ऐसी चीज है कि साहब बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार नहीं उतर रहा है। तो आप अगर उस समय पैनिक नहीं हुए, उस सिचुएशन को, फीवर को आपने पैरासिटामोल, सिकाई, रेस्ट, लिक्विड, उसको निकाल दिया 4-5 दिन, तो आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। होता यह कि 4-5 दिन तक जब आपका फीवर चलता है, तब तक आप, आपकी फैमिली रिलेटिव पैनिक हो चुके होते हैं और हॉस्पिटल की तलाश तभी शुरू कर दिए होते हैं। व्हाट हैपेंड कि ये मैं बता रहा था कि जो वायरस आप पे अटैक किया, 5वें-7वें दिन के बाद जब उसका फीवर खत्म हो रहा है, वो अटैक करके खत्म हो गया। अब जो मैं बातचीत में बताया ही था आपको पहले, कि ये वैसे ही है जैसे कि एक हमारे सिटी पे कोई बम्बार्डिंग हुई जेट से ऊपर, फ्लाइट से, और हम घरों में छुपे रहे और उसका बम बड़ाम होता रहा, शेक करती रही हमारी बिल्डिंग्स, आवाजें आती रही और हम डरते रहे। लेकिन जब ये बम्बार्डिंग बंद हो गई, यानी हमें फीवर आना खत्म हुआ, और जब हम बाहर शहर में निकल के देखे, तो फिर देखे कि कहाँ कहाँ डैमेज है। हो सकता है कि बम उसने गिराया बहुत जगहों पे, लेकिन वो बम ऐसी ऐसी जगहों पे गिराया जो फालतू जगहें थी, जिसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम नॉर्मल अपनी चीजों को वैसे ही नॉर्मलाइज कर लिए। लेकिन सम टाइम इट हैपन कि साहब हमारे सिटी की जो मेन चीजें थी, जो हमारी रीढ़ की हड्डियां थी, जो अच्छी बिल्डिंग्स थी, उसी को उखाड़ दिया उसने, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही तहस नहस कर दिया। तो ये होता है कि 7वें-8वें दिन अगर मुझे लंग्स का एलिमेंट, क्योंकि ये तो मुझे अटैक केवल 2 ही जगह कर रहा है ना, नेजोफेरेंजियल से हमारे लंग्स को ही अफेक्ट कर रहा है, ये हमारी किडनी को, हमारे हार्ट को तो अटैक कर नहीं रहा है। तो हमें जो कॉम्प्लिकेशन आएंगी वो यही आती है कि साहब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे कफ बहुत आ रहा है, इरिटेटिंग कफ आ रहा है। ये भी 1 हफ्ते तक ही रहता है। अगर 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा लंग्स का डैमेज नहीं आकांक्षा, तो यू बिकम नॉर्मल एज एनी कफ कोल्ड। अगर लगता है कि उन 7 दिनों में, मतलब कि पहले 7 दिन के बाद नेक्स्ट 7 डेज में अगर दिक्कत ज्यादा आपके पेशेंट को हो रही है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग कफ है, सांस लेने में रियली दिक्कत हो रही है, और SpO2 हकीकत में फॉल हो रहा है, तो हाँ, ये जरूर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ओके सर। तो तब तक आपके पास वो 5-6 दिन का टाइम मिल जाता है जब आप उनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। और रहेगी बात, कई लोग ये बता रहे हैं कि साहब अगर शुरू में ही भर्ती कर दिया होता तो ठीक रहता। नहीं, ओके, क्योंकि हो सकता था कि आप 90% जो लोग घर पे ठीक होने वाले थे वो आप ठीक हो गए होते। यही तो हो रही है प्रॉब्लम, ये बेड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल ठीक हो गए, आप डाटा देखो कि लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, मर हजार रहे हैं, लेकिन ठीक तो लाखों हो रहे हैं, वो भी उस बेड को कब्जा कर रखे हैं। और ये बाहर ये मैसेज आ रहा है कि भाई फला के पेशेंट
पहले ही भर्ती हो गया था इसलिए ठीक हो गया, नहीं। ये कॉम्प्लिकेशन जब आपको 6-7 दिन बाद लगता है कि अब मुझे हकीकत में लंग्स की या कुछ दिक्कत हो रही है एसोसिएटेड, देन ये रिक्वायर, तब तक आपके पास 5-6 दिन 4-5 दिन का टाइम रहता है। आप पता कर लो कहीं पे कि हाँ साहब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो वेयर आई कैन गो। जी ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे पूछना था कि कहाँ गए, हाँ, एक नई रूमर फैल रही है सर कि जैसे कई लोग रिकवर हो रहे हैं, प्रॉपरली रिकवर हो रहे हैं। आई डोंट नो इफ इट्स अ रूमर और नॉट, आप क्लैरिफाई करना। काफी लाइक पीपल आई फॉलो, दे आर सेइंग कि बंदा रिकवर हो रहा है पूरा 14 दिन में, एकदम सही टनाटन हो रहा है, और 21वें दिन उसको सडनली आईसीयू में ले जाना पड़ता है, सडनली प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है। ऐसा हो रहा है कोरोना में कि फुल रिकवरी के बाद वी सडनली हैव टू गो देयर, नो ओवरनाइट, मतलब धीरे धीरे नहीं, एकदम एकदम जल्दी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ चीजें कुछ में हैपन हो रही हैं। उसके 3-4 रीजंस होंगे अगर मेडिकली देखी जाए। पहला तो मैंने रीजन बता ही दिया कि कई लोग कोविड से घर में कोई इन्फेक्ट हो रहा है तो उनकी सारी मेडिसिन बंद कर दे रहे हैं। एक रीजन ये भी हो रहा है कि साहब आपकी और दवाइयां थी, बंद की थी आपने, और 10-15 दिन तो आपने निकाल दिया। जो दवाएं आपकी चल रही थी 10-15 दिन के बाद जब आपका कोविड तो ठीक हो गया, लेकिन आपकी जो डिजीज की दवाइयां सालों से खा रही थी माता जी, पिताजी, मौसी, काकी, चाची, एनीबॉडी, तो 15-20 दिन पे उसके इफेक्ट्स आने लग गए कि साहब आपकी हार्ट की दवा 15-20 दिन बंद थी, अब साहब एक बैग हालत खराब हो गई। एक तो रीजन वो हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि मेडिसिन कोई नहीं बंद करनी है। हाँ, कुछ अल्टर करना है, कोई दवा विड्रॉ करनी है, 5 दवाएं 4 दवाएं चल रही हैं, तो आप अपने उस कंसल्टेंट से पूछ लीजिए कि सर हमारे डियर वन को ये हो गया है कोविड, तो क्या ये दवाएं चल रही थी, कुछ विड्रॉ तो नहीं करना, क्योंकि मे बी देयर आर सम मेडिसिन जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, भाई मत दो, ये उनको ज्यादा दिक्कत देगा। इट मे बी, जैसे फॉर मैं बता दूं, या शायद अगला क्वेश्चन हो आपका, हाहाकार मची हुई है रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए जी। WHO ने कह रखा है कि ये किसी काम का नहीं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो ट्रायल, क्योंकि ये सब ट्रायल थे ना, कि कोई चीज मुझे लगी और प्लेसिबो, और मुझे फायदा कर गया साहब जी, जबकि WHO कह रहा है कि ऐसा नहीं है। तो होता है ना कि जैसे अगर अंधेरे में तुम्हें कुछ काट लिया हो और काटने के बाद जब लाइट आए तो दिखे सामने सांप है, तो आप सदमे से मर जाओगे, जबकि वो सांप ने ना काटा हो। और हकीकत में सांप ने काटा हो और लाइट आए और दिखे कि सामने चूहा है, तो बिलीव मी कि हॉस्पिटल तक जाते समय तक आप जिंदा रहोगे। हाँ। वो डॉक्टर ही बताएगा कि अबे तुम्हें तो हकीकत में वेनमस कुछ काटा हुआ है, एंड देन यू विल स्टार्ट फेंटिंग, यहाँ सब मैं ब्लू हो रहा हूँ। तो ये है। तो वो जो 21 दिन बाद हो रहा है, तो पहला रीजन मुझे लग रहा है मेडिसिन बंद कर रहे हैं तब हो रहा है। सेकेंडली, कई बार है कि आप अगर कफ और इरिटेशन ज्यादा रहा हो ड्यूरिंग योर कोविड टाइम, मतलब 14 डेज पे, तो आप अपने चेस्ट का एक सीटी स्कैन करा लो। सीटी स्कैन, लेकिन पैनिक होके ना कराओ साहब मैं नॉर्मल चल रहा था फिर भी करा लूं, कहीं बाद में ना हो। उसमें 3 प्रॉब्लम होगी। कई लोगों को मेरे पास फोन आया कि साहब सब कुछ मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कफ है, सीटी करा लूं क्या? तो मेरा कहना था भैया सीटी स्कैन, या बाहर जहां जा रहे हो वहां कोविड के पेशेंट्स बहुत जा रहे हैं। अब आपका वायरस मर गया है, अब आप रिकवर कर रहे हो, अब जाके फ्रेशली दोबारा कोरोना ना ले आओ, क्योंकि हमने देख लिया कि लोगों को 2-2 बार कोरोना हो चुका। हमारे मेडिकल फील्ड के ही कलीग्स को हो चुका, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया। तो फिर ना लोड, या वायरस का लोड कम हो रहा है तुम्हारे में, जैसे वो 25,000 50,000 लाख में म्यूटेट हुए, अब वो कम हो रहे हैं, आप जाके और एक्स्ट्रा उनके भाइयों को ले आओ। सो डोंट गो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम कि साहब नहीं मुझे ब्रीदिंग या खांसी या लंग में लग रहा है, तो ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, या कोई फैमिली फिजिशियन होता ही होता है घर में जिससे बात हो पाए, तब आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन से बस हम ये देखते हैं कि आपके चेस्ट में उसने नुकसान कितना किया हुआ है, कितने जगह पे इन्फ्लेमेशन है, जिसको कहते हैं सिटी स्कोर। आकांक्षा, वो नॉर्मल 25 पे कैलकुलेट करते हैं, 25 पे। अगर वो 5% है, 5 into 25 है, तो आप एकदम फिट है। अगर वो 10 है तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी कफ इरिटेशन की। अगर इस मोर देन 15 to 17, तब उसमें थोड़ी सीवियरिटी, 25 जोन्स में और 16 या 17 है, तब हो सकता है कि आपको थोड़ी ब्रेथलेसनेस और कफ वाली दिक्कत हुई हो।
जरूरी नहीं है कि आपका SpO2 एकदम से गिर ही रहा, बट डिस्कम्फर्ट नहीं, ये भी जरूरी है। हाँ, तो 21 दिन बाद जो सडन हो रहा है तो उनका दूसरा बट रीजन ये सर हो एक सकता बात है बताइए, कि क्योंकि शायद हम सीटी पे डिस्कस कर रहे हैं, आपके हिसाब से सीटी कब करवानी चाहिए? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि लोग नेगेटिव पॉजिटिव आते ही करवा रहे हैं सीटी ऑन डे 2। हाँ, ये गलत है, ये भीड़ वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक तो थर्ड या फिफ्थ डे जब आपको फीवर आ रहा है तब तो आप, क्या पेशेंट या आप खुद अगर इन्फेक्टेड हो तो यू आर फीलिंग वेरी लो, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, ना कि उस भीड़ भाड़ के भागम दौड़ में जाना चाहिए, बिकॉज द पेशेंट रिक्वायर्ड अ कंप्लीट रेस्ट, पीसफुल रूम, आइसोलेशन, और जी उस एक्टिव फेज में आप उसको घुमा रहे हो उस भीड़ की लाइन में, क्योंकि भीड़ बहुत है, बिल्कुल सही है, सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, इतनी लंबी भीड़। नंबर 2, उस समय चेस्ट में कुछ निकल आएगा, इट्स नॉट इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज थर्ड फिफ्थ डे में तो अभी वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके लंग्स पे, अभी पता नहीं उसने अटैक किया भी कि नहीं किया, किया कि नहीं किया है, उसके सिम्टम्स ये हैं कि मुझे खांसी कफ जरूर आएगा, क्योंकि कोई चीज मेरे लंग में आके आई है तो वो इरिटेट होगा तो कफ आएगी। अगर मुझे कफ आ ही नहीं रहा है तो मैं सिटी स्कैन क्यों करा रहा हूं? बिकॉज फीवर आ रहा है, RT-PCR पॉजिटिव आ गया, नो। अगर मुझे कोई भी सांस संबंधी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो सिटी स्कैन तो कराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सिटी स्कैन कराते ही ये स्कोर आप 75 लोग को शेयर करोगे और वो 75 तरह के आपको रेमेडीज और कॉम्प्लिकेशन बताने लगेंगे। यहां तक कि आपका जो फैमिली फिजिशियन है वो खुद बेचारा भी बहुत इरिटेंट है, क्योंकि उसके पास भी बहुत लोड है, और वो भी, आप परेशान हो तो वो और परेशान हो रहा है, तो जी। आपको वो सीधी सलाह क्या दे देगा, आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। भाई आप इतने परेशान हो तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, फोन से मैं बता रहा हूँ सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, घबराइए, लेकिन आप इतने घबरा गए हैं कि वो डॉक्टर ही घबरा गया। तो उसके लिए इजी चीज ये है कि राइट। भैया आप भर्ती हो जाओ, दैट्स इट। तो आप कह रहे हैं कि डे 5 के बाद कराओ अगर कराना है तो? डे 5 और 7 तब कराओ जब कुछ आपको लंग का एलिमेंट मिल रहा है, आपकी सांस ज्यादा फूल रही है, आपको खांसी आ रही है, कफ आ रही है, तब कराओ। अगर और लग सर रहा हाँ सा इतने फीवर है, टेस्ट हैं कोविड के। हल्की गले में खराश है और मैं सिटी स्कैन करा, किस ले जा रहे हो? जी। मैं तो लंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। बट सर इसमें एक अटपटा सवाल पूछूंगी मैं, आई डोंट नो कि वो कितना सही है। आई थिंक वो एक वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि अभी पापा को भी कोविड, ही इज रिकवरिंग। तो मैंने शायद आपको हाँ, कल भी ये तो पूछा था कि सर नॉर्मल हम्म, खांसी और ज्यादा खांसी क्या फर्क क्या है दोनों में? क्योंकि देखो देसी माँ बाप ना सारे यही बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दे ऑल लाई, आई हम्म। एम श्योर यू ऑल्सो लाई। सो आई डोंट नो व्हाट इज राइट नो, दैट्स कंट्रोल्ड। गुड, नहीं नहीं, दैट्स वेरी गुड थिंग। अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, दैट्स वेरी गुड, दैट्स बट वेरी वो झूठ पॉजिटिव भी थिंग। तो हो सकता है ना, दैट इज द इशू। वो झूठ, वो नहीं, दैट्स ट्रू, वो झूठी उनकी पॉजिटिविटी है कि वो बाहर निकल रहे हैं। अगर वो जो पेशेंट होते हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आकांक्षा, जो ठीक हो रहे हैं और कंप्लेंट ज्यादा करते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं, बिलीव मी वो नहीं बचेंगे। जब पॉजिटिविटी चाहे झूठ में हो कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फीलिंग बेटर टुडे, कल से मैं अच्छा हूँ, भूख तो नहीं लग रही बेटा लेकिन अच्छा चलो एक बिस्किट खा लूंगा, ये पॉजिटिव चीजें हैं, यही करना है, चाहे वो झूठ ही बोल रहे हैं। और जहां आपने ये कहना शुरू कर दिया, अरे मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है, आज तो मुझे अगरबत्ती भी नहीं महक रही है, ये आपको और कॉम्प्लिकेट करेगा, उन्हीं के साथ निगेटिविटी हो रही है। हु आर पॉजिटिव विद कोरोना एंड विद मेंटल हेल्थ, दे आर डूइंग बेटर। मैंने देखा कि कुछ वीडियोस, कई वीडियोस यू डिड ऑन द मेंटल हेल्थ, आई लाइक दैट। तो यू मस्ट बी नोइंग कि ये सारा गेम यहाँ का है। मेरे पास जो पेशेंट आता है, जबकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, पैराप्लीजिया, लकवा मार गया है, मैं सब पेशेंट को कहता हूँ भैया सर्जरी तुम्हारी अच्छी वैसी मैंने की है जैसी तुम्हारे किसी नोन की थी जिसके थ्रू आप आए हो, कि साहब उसको तो आपने दौड़ा दिया, आज वो बाइक चला रहा है। मैं कहा वही स्टेटस आपका भी होगा, बट सबकी बॉडी अलग है, सोल अलग है। हमारा काम था उस बोन को अपनी जगह सेट करना है, जुड़ेगी कैसे? तुम्हारी बॉडी इज गोइंग टू हील दैट, नॉट द मेडिसिन, नॉट द डॉक्टर। तो अब वो हीलिंग मैंने देखा, जो बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं वो हीलिंग आकांक्षा 1-1.5 महीने में ही हो जाती है। कुछ लोग निगेटिव होते हैं, साहब जुड़ेगा कि नहीं, मैं जिंदगी में कभी चल पाऊंगा कि नहीं, सर मैं साइकिल पे बैठ पाऊंगा कि नहीं, मोटरसाइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, उनका वो फ्रैक्चर 2-4 महीने में ही जुड़ता है। मेंटल कुछ गेम। तो हमें सरप्राइज करता है इनफैक्ट, कि कुछ पेशेंट लगता है कि भैया इसका तो 2-3 महीना फ्रैक्चर लगेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, मल्टीपल पीसेस हैं, और वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि 1.5-2 महीने बाद जब एक्सरे कराओ ना,
तो अपने लगता है साला ये तो जुड़ गया, बिकॉज वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी वो निकलती रहती है उनके अंदर कि उनका बॉडी हील कर देता है, हील इट। एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अगर तुम सुबह से सोच लो कि मेरे माथे में दर्द हो रहा है, शाम तक यू विल गेट दैट पेन। किसी दिन करके देखना। I won't want to get the pain, sir. 5 ऐसी चीजें सर, जैसे अभी सबको ये तो पता है कि प्राणायाम करना है। Oh, this is an important question. सर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, क्योंकि इतने वीडियोस हैं बट यू डोंट नो करेक्ट वंस कौन सी हैं, कितनी करनी है। This is a big question. बहुत बिग क्वेश्चन है, बिल्कुल। एक तो ये कि अगर आप योगा करते थे और तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे केस ये है कि बहुत तो करते ही नहीं, तो वो गलत ना कर रहे हैं। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी या चेस्ट का योगा, फिजियोथेरेपी में भी कुछ एक्सरसाइजेज हम कराते हैं जब चेस्ट में इंजरी होती है, जैसे चोट लग गई, रिब्स का फ्रैक्चर है, तो जब वो हील करने लगता है तो कुछ एक्सरसाइजेज शुरू कराई जाती है कि लंग स्ट्रांग। नॉर्मली जो एक्सरसाइजेस कोविड में करनी चाहिए ताकि लंग्स आपका हेल्दी रहे, तो पहली चीज याद रखिए कि आपका लंग्स कहीं ना कहीं डैमेज हल्का हुआ है या ज्यादा हुआ है, तो डिपेंड उस पर करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कोई चीज आपको तुरंत सेटल नहीं करनी है कि साहब ये तुरंत ही मेरा लंग्स वापस से नॉर्मलाइज हो, बहुत जेंटल रहिए। सबसे जो इजी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है अनुलोम विलोम। Slowly deep breath from one nostril, then release on other. Yani just close one nostril and take a deep, slow, deep breath. Stop for 5 count, 1, 2, 3, 4, 5, and release on from second nostril. Yani you are taking from one nostril, but releasing from the other second one. So, एक तो ये बहुत स्लो लेना है, आपको डीप लेना है, रोकना है 3, 4, 5 काउंट तक, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे रिलीज करना है। यानी आपने लंग्स को कोई झटका भी नहीं दिया और कोई एक एनर्जी या पेन भी नहीं दिया, और आपने एक डीप ब्रेथ ली, रोका ताकि लंग्स हमारे एक्सपेंड हो, होल्ड करें, रिलीज हो। दैट्स कॉल्ड अनुलोम विलोम। सेकेंडली, जो विस्त्रिका होती है या प्राणायाम होता है, वो मैं नहीं एडवाइस देता, कुछ लोग एडवाइस दे रहे हैं जो पेट से एक्सरसाइज, बिकॉज ये थोड़ी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस है, दैट्स यू शुड नॉट डू। सेकेंडली, एक्सरसाइज होती है जहां पे आप अनुलोम विलोम की जगह एक लंबी सांस लेंगे दोनों नाक से, सीने को फुलाएंगे और उसको रोक के रखेंगे 5 काउंट तक, और फिर धीरे से छोड़ देंगे। फिर मेरे लिए भी मुश्किल था। हाँ, होल्ड इट नॉट फॉर लॉन्ग, 1, 2, 3 to 5, अगर 3 तक रुक रहा, 3 तक और 5 तक, और फिर झटके से उसको छोड़ देंगे। दैट विल इंक्रीज योर वॉल्यूम लेवल, होल्डिंग कैपेसिटी एंड लंग विल ब्रीथ। Okay. तो ये एक्सरसाइजेस तो मस्ट करानी है, और ये करानी है बाद में ठीक हो गए तब। लेकिन क्या ये जब हमें ब्रेथलेसनेस हो रही है, जब सांस फूल रही है, मैं कफ कर रहा हूं, तब नहीं करनी है भाई, तब तो उसको रेस्ट ही देना है आपको। तो ये है। दूसरा, कुछ पोजीशंस के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि साहब पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो कैसे सोए। नॉर्मली जब व्हेन यू सुपाइन सोते हो, यानी पीठ नीचे और सर ऊपर रहता है, वो पोजीशन पे हमारा सारा का सारा लंग्स नीचे डाउन रहता है। बेटर पोजीशन की आप पेट के बल लेटें, अगर सीधा नहीं लेट पाते हैं तो पैर को थोड़ा रिलैक्स करके बैठे या करवट होके लेटे। देन की स्ट्रेट सोने पे मुझे थोड़े सांस पे दिक्कत, जो भी सांस के पेशेंट नॉर्मली होते हैं या दमा अस्थमा के पेशेंट होते हैं जिनको ऑर्थोपेनिया होता है, थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा पिलो आप ऊंचा लगाएं जब आप सो रहे हैं, तो पिलो शुड बी अ लिटिल बिगर, ताकि आप स्ट्रेट की जगह नियरली 15-20 डिग्री के ऊपर ही आपका गर्दन रहे, ताकि वो सांस लेने में आपको इजी रहे। देन की आर फ्लोटिंग। जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं, जिनका टमी ज्यादा होता है, तो जब वो प्लेन लेटते हैं तो हमारा पेट से डायफ्राम ऊपर दबता है और हमारे लंग्स को पुश करता है। तो इट शुड बी अ लिटिल अब वर्ड्स होना चाहिए जो हमारा सिराना है। Okay, sir. Okay. शायद I बदमाश है have आपका one last question today for you. A lot of young people are
I don't know how to put this delicately, but they are dying this time around. ये wave में काफी young लोग Yeah. मर रहे हैं. They are getting infected and dying. The second thing is, last time ज्यादा देखने में आया था कि बुजुर्ग लोग हो रहे थे, Right. यंग लोग तो शायद इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे. अब ये तो सही हो भी बात रहे है, थे तो ऐसे रिकवर डाटा, हो रहे थे. This is हाँ, very ऐसे डाटा, discouraging. हाँ, ऐसे डाटाज आ रहे हैं कि यंग ज्यादा इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और ज्यादा कैजुअलिटी भी उनकी हुई है या ज्यादा सिम्टम भी मिल रहा है. अब जहां तक अभी तो स्टडीज पे चल ही रही होगी, और जहां तक हम लोगों ने अभी तक अपने मेडिकल फर्टेनिटी में बात की कि इसका तीन रीजन हो सकता है. पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो हमारी वैक्सीन्स लगी वो हमारे बुजुर्गों पे स्टार्ट हुई. तो बहुत बुजुर्ग तो अभी जो ठीक ठाक सिटी के लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन करा ली. और बिलीव करो, यंग लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं, जो मेडिकल फर्टेनिटी के लोग थे, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट देम आल्सो, वो भी केवल 30-40% लोगों ने वैक्सीन लगवाई. इवन आवर कलीग्स, आई डोंट नो, उनको पता नहीं, डर था, बिलीव नहीं था. जैसे था कि आज 200 इंजेक्शन लगने हैं तो पता लगता था उस सेंटर में साहब 100 इंजेक्शन लगे जिनके नाम गए थे. हमें तो गवर्नमेंट ने फ्री में लगवाए. उनके अंदर क्वेश्चन था कि कहीं कुछ ना हो जाए या था. इट्स नॉट नाइस टू टॉक अबाउट, बट दैट वाज देयर. लेकिन बुजुर्गों ने जैसे उनका शुरू हुआ, बिलीव मी कि मेरे तो इतने लोगों के फोन आए, बुजुर्गों के, खास करके उनके खुद के, उनके बच्चों के नहीं, कि हमें लगवाना है, हमें लगवाना है. मुझे अच्छा भी लगा कि मतलब जिंदगी के इस छोर में जब आप 60-70 के हैं, आपको जीने की वो है के साथ मुझे लगना चाहिए, और उन्होंने लगा. तो एक तो ये रीजन हुआ. यंगस्टर को अभी तो वैक्सीन, या तो उनका टाइम ही नहीं आया था और जिनको मौका मिला उन्होंने लगवाया नहीं. तब तो एक ये वजह हो सकती है. नंबर 2, जो डर होता है वो थोड़े बुजुर्ग लोगों के लिए हम लोग ज्यादा प्रिकॉशन कर लिए. ये जो पब्लिक ये भीड़ मान नहीं रही थी आज भी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की, वो मैंने खुद अपनी ओपीडी में देखा, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो लगा कि कोरोना खत्म हो गया है. लेकिन हमारे वहाँ, मेरे हॉस्पिटल, मेरे चैम्बर, ओपीडी में इट वाज मैंडेटरी कि साहब ये यूज होना ही होना है. मैंने अपने उन ओपीडी में, जब मुझे भी लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो रहा है, जितने भी बुजुर्ग आते थे पेशेंट्स, वो सब मास्क में आते थे. जितने यंगस्टर्स आ रहे थे उनको तो डांटना पड़ता था कि तुम्हारा मास्क कहाँ है, गो एंड बाई और गो आउटसाइड, टेक द मास्क. तो हो सकता है ये प्रिकॉशंस ज्यादा लेने लग गया हूं. थर्डली, मैंने देखा कि लोग अपने बुजुर्गों को बाहर अननेसेसरी निकलने से अभी भी मना कर रहे थे. तो वो उनको उतना एक्सपोजर ना हुआ हो. मैंने देखा ये बहुत जगह हुआ. जैसे मैंने देखा कि कुछ शादियां शुरू हो गई थी, तो होता था कि भाई मामा के वहां शादी है, तो यंगस्टर जाके अटेंड कर रहे थे और खुद मम्मी पापा उनके नहीं जा रहे थे. ये हो रहा था. बुजुर्ग शादियों में दिखने कम हो गए थे. तो दैट मल्टीपल थिंग, आई थिंक वो स्प्रेड हो रहा होगा. अदरवाइज कि ये वायरस खोज रहा है कि मुझे अभी यंगस्टर चाहिए ड्रैकुला की तरह, आई डोंट थिंक. जी सर, कि कोई स्पेसिफिक है कि मैं यंगस्टर को पकड़. That was a very reasonable answer, I think, and that sums up the problem that we need to take full precautions, least exposure, and get the vaccination done. 100%. And we don't know कि how long it will go. Maximum states में तो लॉकडाउन है, but lockdown is not the answer. अगर हम ये सारी चीजें कर रहे होते ना, तो हम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते. जो मास्क तो एक अपने लाइफ स्टाइल में डालना पड़ेगा. आई डोंट नो, अब ये दूसरी लहर है, फिर 2-4-6 महीने के बाद नॉर्मलाइज होगा, फिर तीसरी होगी, आई डोंट नो. और वैक्सीन मुझे लगता है सबको जिसकी बारी आए लगवाना चाहिए. प्रॉब्लम बस मुझे एक क्वेश्चन ये लग रहा है कि क्या ये हर साल कोरोना म्यूटेट होके अपनी शक्ल बदलता रहेगा? Is this vaccine is going to work in all COVID new generation virus? और जैसे इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन आई है कि आपको हर साल एक नई वैक्सीन लगवानी पड़ती है, तो क्या शायद ये हर साल हमें वैक्सीन लेनी पड़ेगी? आई डोंट नो. राइट, जैसा हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंजा हर साल म्यूटेट हो रहा है, सो दैट कैन बी हर साल उनका वैक्सीन आता है. सर थैंक यू. आई नो आप अभी रेस्ट कर रहे होते एटलीस्ट, अगर मैंने परेशान नहीं किया होता. थैंक यू सो मच सर, एंड आई होप ये वीडियो मैं जल्दी से एडिट करके आपको भेजूं, एंड आई होप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो. थैंक यू अगेन सर. यू वेलकम. ओके सर, चलिए आप